जो किसान आंदोलन के में जिस तरीके से तस्वीरें दिखी, अमृतपाल की एंट्री होती है, चीज़ें वही वाली दिखाई देती हैं, पगड़ी उस तरीके की, चीज़ें उस तरीके की, चार लोग आगे पीछे चलना। मैं बात कर रहा हूँ सर, जो अलगाववाद के दौर से पंजाब गुजर रहा था, जो परिस्थितियाँ थी, वैसे ही फैक्ट्री पे हमले, और पंजाब जिस तरीके से धरना सिटी बन चुका है, हर जगह धरने 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 जो चल रहे हैं, क्या लगता है पंजाब को क्या उसी दौर में ढकेलने का प्रयास हो रहा है जिस तरीके से पंजाब अनस्टेबल हुआ है? क्या वहीं ढकेला जा रहा है जहाँ से पंजाब इतनी मुश्किल से निकल कर आया था? धकेला जा रहा है नहीं, बहुत हद तक धकेल चुके हैं। और स्थिति जो अभी ज़मीनी तौर पे नज़र आ रही है, उससे दरअसल कई गुना बदतर है आज। ख़ास तौर पे जो आप फंडिंग की बात करें या आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि आपका शरीर जो है वो आपको बुखार या वो चिन्ह तब दिखाता है जब एक लेवल से आगे आपका बुखार या इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद आपको नज़र आता है कि साहब कुछ गड़बड़ है। पर जब वो बीमारी बढ़ रही होती है, अंदर उठ रही होती है, उस वक्त शायद आपका एक तो मादा इतना है, आपका टॉलरेंस लेवल इतना हाई है कि आपको महसूस नहीं होता। और ख़ास तौर पे जो सियासी मानसिकता है पंजाब में, ख़ास तौर पे जो आला नेता हैं, जो लीडरशिप है, उनकी डिनाइल मोड में रहने की आदत है। उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं कि कुछ इस तरफ की, इस तरीके की, इस किस्म की राजनीति जो है वो शिरोमणि अकाली दल एसजीपीसी के साथ मिलके वो करती रही है। उन्होंने जो घोषित आतंकवादी हैं उनको बाज़ दफ़ा शहीद और कौम का हीरो बताने का प्रयास किया, और उसी तरीके से आइडियलाइज करके अमृतपाल भी सीन में आया। अमृतपाल को ट्रेनिंग दी गई बाकायदा, और उसका सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। तो आइडियलाइज करके ये भावनाओं के साथ, और ये ख़ास तौर पे इधर तो जब मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ, यहाँ पे सियासी भावनाओं के साथ खेलने का काम इन्होंने किया, और उसका पॉलिटिकल गेन के लिए। यहाँ पे पंथिक भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने का, उनके ऊपर इनकैश करने का। और वो तमाम मुद्दे, जैसे मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा ये था कि हम हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर वर्ग के साथ जुड़े हुए मुद्दों को हम उठाएंगे। तो जो पंथिक मुद्दे हैं, ख़ास तौर पे चाहे सामाजिक और पंथिक दोनों ही मान लीजिए, ड्रग्स का हो या पंजाब के अंदर कन्वर्जन का जो बुरा हाल हो रखा है उसके ऊपर, या जो डेमोग्राफिक चेंज आम आदमी पार्टी के आने के बाद पंजाब के कई इलाकों में हो रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली से और तमाम जगहों से रोहिंग्या को ला के बसाया जा रहा है, उनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो पंजाब का जो एक आत्मा है, जो रूह है पंजाब की, ये सीधा उसके ऊपर आघात है, उसके ऊपर आक्रमण है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अरविंद ने जब भी कुछ किया है ना, तो वो उसने किसी को मारना होता है तो गले लगा के मारता है। और वही परिस्थिति दोबारा उत्पन्न की जा रही है पंजाब में कि पंजाब की आवाम को, पंजाब की जनता को, लोगों को, भोले भाले लोगों को गले लगा के उनको मारने का काम फिर ये लोग कर रहे हैं। इसके अंदर जो बड़ा इकोसिस्टम है, अब भारत के अंदर तो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, पर भारत के बाहर एक एंटी इंडिया इकोसिस्टम है, जो भारत को उसके वैश्विक पटल के ऊपर जो उसका बनता हक है, उसका अधिकार है, उसका जो स्थान है, वो डिनाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये निरंतर चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है। और इस इकोसिस्टम का आगाज़ खुद भारतीयों ने, और मैं ये समझता हूँ कि यदि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वो यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट सीट थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, अगर उसको भारत को ना डिनाई करते तो आज भारत किसी और परिस्थिति में होता। अगर हमारी पहली लीडरशिप भारत का जो एक विजन है उसको, जैसे आज क्लैरिटी है, उस क्लैरिटी के साथ लेके चलती, हमारे जो राष्ट्र हित हैं, जो हमारे सामाजिक हित हैं, जो हमारे धार्मिक हित हैं, उनको अगर प्रोटेक्ट करती, तो मैं समझता हूँ कि आज भारत की परिस्थिति और वैश्विक पटल के ऊपर भारत का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा होता। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि हम बचपन में गीत गाते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हकीकत ये है कि भारत कामयाब हो चुका है, और वो एक नहीं, अनेकों फैक्टर्स ऐसे हैं, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके फॉरेस्ट रिजर्व्स हो, चाहे आपका गोल्ड रिजर्व्स हो, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, आपका हेल्थ केयर हो, आपका सोशल जो सपोर्ट है वो हो, या फिर जो आपका
एक जियो पॉलिटिक्स के अंदर बनता हिस्सा है आपका, या जो एक कदर, एक हैसियत, एक रुतबा, एक इज्जत आपकी जो है आज एक व्यक्ति के कारण, प्रधानमंत्री मोदी के कारण, जहां भारत ने 10 साल में जो अचीव किया है, वो अब ये इकोसिस्टम चाहता है कि ये डिनाई की जाए। और जो भारत की ग्रोथ का इंजन है, यानी कि अगर आप भारत को ये मान के चलें कि हमारी रेल सरपट दौड़ रही है, तो जो इंजन आगे हमारा चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की इमेज को मलाइन करना, उनको नीचा दिखाना, उनके ऊपर निजी आक्रमण करना, और अब उनको ये कह देना कि साहब ये फलाने इंडस्ट्रीज के साथ मिले में, भाई ना तो उसका कोई भतीजा, ना उसका कोई बेटा, ना कोई बच्चा, ना उसका कोई जमाई, ठीक है। तो ना तो उन्होंने अपने बेटे को कामयाब करने के लिए, ना अपनी बेटी को कामयाब करने के लिए, ना बहू को कामयाब करने के लिए, और ना ही अपने किसी को परिवार में कामयाब करने, तो उनका निजी हित कोई नहीं है। तो ये जो चीज़ें आप जब देखते हो तो आप ये पाते हो कि इट इज़ अ कैंपेन जो भारत के विरोध में किया जा रहा है, और उस कैंपेन, भारत के विरोध के कैंपेन का चेहरा उस व्यक्ति को बनाया गया है जो भारत के लिए वैश्विक पटल के ऊपर सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप उसी चीज़ को दोबारा पंजाब में रेप्लिकेट करें, तो जैसे मोदी साहब को डिमोनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको ये सिद्ध और साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पंजाब के विरुद्ध हैं, पंजाबी कल्चर के विरुद्ध हैं, सिखों के विरुद्ध हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि समेत आज से पहले 14 प्रधानमंत्री समेत डॉक्टर मनमोहन सिंह के इतना सिख कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए, किसानी के लिए, पंजाब के हितों के लिए, गुरु नानक साहब की बाणी के लिए, गुरु तेग बहादुर साहब के दिन दिहाड़े मनाने के लिए, या गुरु नानक साहब की जो निशानी करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलने के लिए, या हेमकुंड साहब के अंदर रोपवे खोलने के लिए, या आप ये मान के चलिए कि वीर बाल दिवस के रूप में हमारे जो छोटे साहबजादे हैं उनकी शहादत को पूरे दुनिया में मनाने के लिए इतना एफर्ट किसी ने कभी किया ही नहीं जितना इन्होंने किया है। फिर भी डिमोनाइज करने का या उनको एक नेगेटिव रूप में, एक विलन के रूप में पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इसमें एंटी सिख, एंटी फार्मर, एंटी पंजाबी, ये सारी कैटेगरीज आप कवर कर सकते हैं कि ये निरंतर प्रयास चल रहा है। और मैं एक बात को लेके महसूस करता हूँ, और मैं कई बार आहत भी होता हूँ, कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जब किसान आंदोलन के समय पे जब ये 3 कानून वापस लेने का निर्णय लिया, फैसला लिया, उस वक्त उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी। उन्होंने कहा कि मैं देश के हित में, आप गौर से सुनिए, कि मैं देश के हित में ये कानून वापस ले रहा हूँ, और मैं आपको समझा नहीं पाया। 2 बातें हैं इसके अंदर। पहला, उन्होंने कहा कि देश हित में, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये जो इकोसिस्टम है ये देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं आपको समझा नहीं पाया। अब ये जो दूसरा एस्पेक्ट है, ये इसके ऊपर चर्चा बहुत कम होती है। आज भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, बहैसियत प्रधानमंत्री उन्होंने जो कौम के लिए, देश के लिए, पंजाब के लिए किया है, उसका प्रचार आज भी नहीं कर पा रहे। आज भी पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ जिस तीव्रता से, जिस गति से, जिस मजबूती से ये मैसेज, ये संदेश पहुंचाया जाना चाहिए था, उस मजबूती से नहीं पहुंच रहा। देश के हित में, कौम के हित में, सिक्खी के हित में, पंजाब के हित में, किसानों के हित में, हर वर्ग के हित में जो काम किए जा रहे हैं वो कम से कम पंजाब में प्रचारित नहीं हो पा रहे। कारण आपके पास बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स पंजाबी भाषा में नहीं हैं। नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं है आपके पास पंजाब में, जो आपकी बात, आपका मैसेज, आपका संदेश लोगों तक ज़मीन के ऊपर पहुंचा सकें कि साहब ये मोदी है, ये किया है आपके लिए। एक एक बात को विस्तार से बताया जाए। जब तक निजी मफाद, जब तक पर्सनल इंटरेस्ट्स आपकी पॉलिसी के ऊपर वे करेंगे, आप पब्लिक पॉलिसी के अंदर जब तक आप पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं निकालेंगे, तब तक आप सिटीजन सेंट्रिक, यानी कि नागरिक को केंद्र बिंदु में रख के जितने भी एफर्ट्स किए गए हैं उनको आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अगर डिलीवरी भी कर रहे हैं, आप लाभार्थी तक लाभ भी पहुंचा रहे हैं, और आप बता नहीं पा रहे ये किसका दिया हुआ है। कि भाई आयुष्मान के तहत इलाज तो मोदी करवाए और प्रचार हो आम आदमी पार्टी क्लिनिक का। अब एमएसपी के ऊपर खरीद जो है एक एक दाने की, वो केंद्र के पैसे से हो,
और केंद्र की उस पैसे के ऊपर जो अनाज है किसान का, उसके ऊपर मंडी टैक्स भी लग रहा है, उसके ऊपर आड़ती की कमीशन भी जा रही है, वो भी केंद्र पे कर रही है। पर ये समझाने में असमर्थ है कि ये पैसा तो मोदी दे रहा है, अभी भी जो खरीदी जा रही है फसलें मोदी तो खरीद रहा है, वो केंद्र का काम है खरीदना। और हर बार CFCP की रिपोर्टों के आधार पे पैसे बढ़ के आते हैं। वो CFCP भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। पंजाब सरकार तो, अगर आप हरियाणा से बिल्कुल साथ लगता सूबा है, उससे कंपेयर कर लो तो जितनी फसलों के ऊपर MSP हरियाणा देता है, या जो हरियाणा में गन्ने का रेट है, वो तो पंजाब में नज़दीक भी नहीं है। तो ये समझाने में असमर्थ जो दूसरा पॉइंट था मोदी जी का, दूसरी बात, वो आज भी मैं समझता हूँ उस मजबूती से बात नहीं पहुँचा पाई। कम्युनिकेशन का जो लैक है वो कहीं ना कहीं आज भी है। मुख्य सवाल जो है, खालिस्तानी मूवमेंट जिस तरीके से पंजाब में हुआ, सवाल ये उठता है कि कश्मीर में इस तरीके की चीज़ें देखी जाती थी, नारे लगते थे लाल चौक पे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किसान आंदोलन में इस तरीके के नारे लगे कि पंजाब बनेगा पाकिस्तान, इस तरीके की चीज़ें चली। और जनमत संग्रह की भी बातें कई लोगों ने कही कि पंजाब को जनमत संग्रह की ज़रूरत है, पंजाब को एक अलग देश की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें चली, और देश में कई ऐसी राज्य हैं जहाँ अनस्टेबिलिटी देखी जा रही है, तो क्या ये सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, जैसे कहा जाता है कि ये संयोग है या प्रयोग के ज़रिए ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, पहले तो पंजाब बनेगा पाकिस्तान ये नारा मैंने नहीं सुना कहीं, सारे समय में मेरे से छूट गया होगा। हाँ, पर मैंने नहीं सुना, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने का, या भारत की बैल्कनाइजेशन का, या भारत को मैं माफ़ी चाहूँगा, पंजाब बनेगा खालिस्तान। मैं गलत बोल, हाँ, तो नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो एक सिलसिला है, ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, ये पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर भी है, ये दक्षिण में भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये हर तमाम वो कोशिश की जा रही है सोसाइटी को, समाज को अंदर से तोड़ने की। जहां हम पहले बात करते थे 2 पॉइंट फ्रंट वॉर की, आज वो बाकायदा पूरा का पूरा 3 फ्रंट वॉर है, और एक फ्रंट पूरा अंदर खुला हुआ है, जिसके अंदर ना सिर्फ सामाजिक तौर के ऊपर ये जो विपरीत मानसिकता के लोग हैं वो पेनिट्रेट कर गए, बल्कि राजनीति के अंदर भी, जैसे आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी, ये दिल्ली और पंजाब तो पूर्ण राज्य है, यहाँ पे 2 स्टेटों के अंदर सत्ता में, और इनको जो वोट शेयर के अगर आप आधार पे देखें तो ये लोग आज एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, हासिल है इनको गुजरात चुनाव के बाद से। तो ये सिर्फ कश्मीर तक या पंजाब तक महदूद नहीं है। सर्जिल इमाम ने एक बात की थी, और ये कन्हैया कुमार जो है, इसने अभी इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने इनको टिकट दी है, तो इन्होंने कहा था, और शर्जिल इमाम ने भी कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और इन्होंने कहा था कि अफजल तेरे कातिल तेरे जिंदा हैं, हम अब तक शर्मिंदा हैं। तो ये जिस तरीके का एक नैरेटिव बिल्डिंग है, ये मीठी मीठी बातें करना और ये डफली बजाना, योगेंद्र यादव हो गया, ये लोग हो गए तमाम, ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि अब जो पॉलिसी होनी चाहिए तो वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, आपको पता है एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके सॉल्यूशन की दिशा में काम करना चाहिए। जहाँ एक तरफ हम कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर, आज आप लाइन के दूसरी तरफ देखिए, LOC की दूसरी तरफ देखिए, तो LOC की दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, चाहे वो मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, गिलगित हो, तो वहाँ के लोग, स्कार्दू, ये लोग चाहते हैं कि हम भारत से जुड़ें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। उनको पता है कि भारत की सरकार ने ये बात अलानिया तौर पे कही है कि आप हमारे नागरिक हैं, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा इलाका है, जो पाकिस्तान के गैर कानूनी इलीगल ऑक्यूपेशन में है, उनके पास एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे 370 हटने के बाद जो हालात बेहतर हुए, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो टूरिज़्म की ग्रोथ हो, चाहे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हो, वहाँ पे नए इंस्टीट्यूशंस आए हों, वहाँ पे हर किस्म से बदलाव आया। तो उस बदलाव से प्रभावित होकर लोगों ने ये जो अभी किसी दूसरे दुश्मन मुल्क के ऑक्यूपेशन में है, उनको ये रियलाइजेशन है कि भारत बहुत आगे निकल गया है, और वहीं कहीं मैं समझता हूँ कि पंजाब कहीं पीछे छूट रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में, बर्डन जो डेट ट्रैप बड़ा भारी है, बहुत ज़्यादा सारी इंडस्ट्री। और मैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि जो पिछले वर्ष में
ये इन्वेस्ट इन यूपी सबमिट हुआ है, उस वक्त 50,000 करोड़ के मसौदे जो हैं वो साइन हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, पंजाब से चले गए। उद्योग तो जा रहा है, तो आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन कहाँ पे है? आप, मैं जैसे पहले कह रहा था, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे। अभी भी ये जो थर्ड फ्रंट है अंदर का, उसके ऊपर फोकस करने का अभी भी हमारे पास समय है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि इनके जो नफेरियस डिज़ाइंस हैं, यानी कि जो इनके नापाक इरादे हैं और इनके बड़े ख़तरनाक इरादे हैं, कि कहा था कि हम चिकन नेक जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम बोल देते हैं, वो 20 किलोमीटर बाई 60 किलोमीटर का एक ज़मीन का हिस्सा है, जिसको वो भारत से काट के पूर्वोत्तर को अलग कर देने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्वोत्तर के अंदर निरंतर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब तक हम लोग इन चीज़ों के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करते, और मेरा ख्याल है कि जो थिंक टैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे एक थिंक टैंक बैठा वो जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल के नाम से, उन्होंने इस 370 का जो हल निकाला कि भी कैसे हल हो सकता है, वो राइट विंग इकोसिस्टम का एक हिस्सा था जिन्होंने बौद्धिक रूप से इसके ऊपर काम किया। तो मैं समझता हूँ कि जैसे चाइना, रशिया और तमाम मुल्क जो हैं, वो चाहे इजराइल भी क्यों ना हो, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा को लेके बहुत संजीदा है, अपने राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को लेके बहुत जिसके ऊपर चिंता करते हैं, सोचते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं। भारत को भी कहीं ना कहीं ये कहना भर कि हम ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, अच्छी बात है, पीसफुल लविंग नेशन होना चाहिए। बट जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें आपको प्रिएम्प्टिव जो डिसीजंस हैं, आपके प्रिएम्प्टिव जो आपको स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, यू विल हैव टू टेक देम। और आपको हर वो मुमकिन प्रयास जो दुश्मन आपके देश को तोड़ने का कर सकता है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे वो मिलिटरीली हो, या वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो, या आपके देश के अंदर एक सिविल अनरेस्ट और सिविल राइट्स की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो, आपको हर उस चीज़ के ऊपर फोकस करके आपको उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। तभी हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, तभी हमारी जो मिलिट्री पावरस है या हमारी जो डिप्लोमेटिक पावरस है, वो हम सस्टेन कर पाएंगे और आगे ले जा पाएंगे। तो ये जो आस्पेक्ट्स हैं, इनके अंदर पंजाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कश्मीर महत्वपूर्ण है, जितना हमारा उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर महत्वपूर्ण है, जितना हमारा इंडिया, भूटान और चाइना का ट्राइजंक्शन इम्पॉर्टेंट है, जितना हमारा अरुणाचल, जितना हमारा म्यांमार बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए केरला इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टेट की डायनामिक्स, हर एक बॉर्डर एरिया के चैलेंजेस वो अपने आप में यूनिक हैं। चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, हर एक भारत का अंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उतना ही फोकस, उतना ही स्ट्रेंथ से उसके ऊपर काम करना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भाजपा का उदय हो रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा का उदय हो रहा है, तो पंजाब में भी संभव है, बशर्ते यू बेट ऑन द राइट हॉर्स। अगर आप कि जो निर्णय हैं वो रैशनल ना हो, अगर आपके पास लीडरशिप का क्राइसिस हो और आपको जो अपेक्षित रिजल्ट्स हैं वो डिलीवर करने की हिम्मत, कुव्वत, ताकत ना रखते हो, तो आपको एक बार अपनी पंजाब पॉलिसी के ऊपर नॉट जस्ट एज अ पार्टी सोचना पड़ेगा, नॉट जस्ट एज अ गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा, पर राष्ट्र के नाते पूरे के पूरे राइट विंग को या पूरे के पूरे जो प्रो नेशन, ये प्रो इंडिया हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हमने इस विषय में क्या करना। और जब आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को साथ लेके आएंगे तो इसका भी हल निकलेगा, इसका भी हल मिल जाएगा। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सबको पता है। पंजाब जिस तरीके से मतलब कुछ समय से एक उग्र रूप में जो चीज़ें दिख रही हैं, और अभी जिस तरीके से BSF का रेंज बढ़ाया गया, उसका भी बड़ी तेज़ी से विरोध हुआ। मेरा ये कहना है सर, पंजाब में ही क्यों केंद्रीकरण, मतलब अगर हम कुछ समय से देखें तो पंजाब में केंद्रीकरण ज़्यादा है इन चीज़ों को लेकर। पंजाब को एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। जो मैंने शुरू में जो चर्चा करी कि पहले ये जनमत संग्रह की बातें होती थी, कश्मीर के अंदर की जनमत संग्रह कराए जाएंगे। दूर देश में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि हम पंजाब में जनमत संग्रह कराएंगे, पंजाब को एक अलग एक रेफरेंडम की बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पंजाब को लेकर इतना फोकस क्यों बढ़ रहा है? पंजाब आखिर क्या मायने रखता है? नहीं, देखिए, पहले तो अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे
तो आप ये पाएंगे कि जब अंग्रेज़ों ने जब रैडक्लिफ आया, तो रैडक्लिफ ने आके जब भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न किया, और जब अंग्रेज़ों ने बहुत पहले ये थ्योरी निकाली, टू नेशन थ्योरी, कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, कि एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो उस वक़्त थॉट यही था कि वो मजबूत इलाके हैं। देखिए, अगर आप पंजाब का भी इतिहास उठा के देखेंगे तो शूरवीरता में, पराक्रम में, ना तो आज से 500 साल पहले कोई कमी थी, ना आज कमी है, और अगर प्रभु इच्छा हुई तो अगले 500 साल तक कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। तो एक सोसाइटी को डिमोलिश करने के लिए, हाउ डू यू डिस्ट्रॉय अ सिविलाइजेशन, हाउ डू यू डिस्ट्रॉय अ सोसाइटी, तब होती है दो तरीके से। या तो आप उनके अंदर हीन भावना पैदा कर दीजिए, या आप उनके अंदर एक भावना ले आइए विक्टिमहुड की। तो ये जो किसानी आंदोलन कह लीजिए, इसमें विक्टिमहुड आया कि हमारे को विक्टिम बनाया जा रहा है, हमारे को लूटा जा रहा है, या हमारा पानी छीनने की कोशिश हो रही है, हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, हमारे को हक नहीं मिल रहे हमारे। तो सेंस ऑफ विक्टिमहुड लेके आने, उससे पहले समाज को, पंजाब को डिस्ट्रॉय करने का, आप देखें कि जो इंसिडेंट्स हैं ड्रोन ड्रॉपिंग्स के, चाहे वो वेपन्स हों, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे वो फेक करेंसी हो, तो वो बहुत बढ़ गए हैं इंसिडेंट्स। और उससे अगर आप और पीछे चले जाएं तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, जो धार्मिक कट्टरवाद जम्मू कश्मीर में, वैसे ही धार्मिक कट्टरवाद पंजाब में, और वैसा ही कुछ बंगाल में प्रयास किया जा रहा है। और उससे अगर आप और पूर्वोत्तर में चल जाएंगे तो आप एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर आप सोसाइटी को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये डिस्टेबलाइज करने की जो बात है, पंजाब और बंगाल वो इलाके थे जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने बाई पॉलिसी भारत से अलग करने का, तोड़ने का, अपने भारत को आज़ाद करने का, अपने जाने से पहले दे प्लान्ड इट। ये उसी चीज़ का हिस्सा है जो आज भी वेस्ट कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया को उसकी ग्लोबल पोजीशन डिनाई करें। अगर भारत संयुक्त होता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, और अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री कोई और होते तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। मैं यहाँ पे सरदार पटेल की बात कर रहा हूँ, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहा हूँ। उनका भारत को लेके जो विजन था, या उनकी जो सोच थी, वो इनसे बहुत डिफरेंट थी। स्पेशली जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है उसको छोड़ देना, या भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ये कह के छोड़ देना कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, कि वहाँ पे तो एक घास का तिनका नहीं उगता, तो ज़मीन का हमने करना क्या है। तो जब तक समाज के अंदर राष्ट्रबोध की भावना नहीं आएगी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी, जब तक अगर यूएसएसआर को देख के अखंड रशिया की बात कर सकता है, तो भारत अखंड भारत की बात क्यों नहीं कर सकता। रशिया अखंड रशिया की बात करे, भारत अखंड भारत की बात करे, और हर वो मुमकिन प्रयास हो जिससे भारत की जो ग्लोरी है, जो भारत का एक गौरवशाली इतिहास है, उसको पुनः जो है स्थापित किया जाए। उसके अंदर क्या समस्या क्या है, और ख़ास तौर पे जब हम ये कह सकते हैं कि पीओके का जो इलाका है वो हमारा है, पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हम लेके रहेंगे, तो पंजाब कौन सा हमारा नहीं है, सिंध कौन सा हमारा नहीं है, ये भी तो हमारे इलाके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक बड़े स्तर पे इन चीज़ों का एहसास मैं समझता हूँ समाज में होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। मैं देश के अंदर एक और चीज़ देखी जा रही है जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक बात जो आपने कही कि रेफरेंडम की बात करी, तो इसमें आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि रैडक्लिफ लाइन से पश्चिम को, जिसको लोग पाकिस्तान के तौर पे देखते हैं, वो बेसिकली तो वेस्ट पंजाब है। वेस्ट पंजाब का कोई भी एक हिस्सा, ख़ास तौर पे जो खालसा राज था, उसकी राजधानी लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, और लाहौर का वही जामा मस्जिद जहाँ पे उस इलाके को फतह करने के बाद जामा मस्जिद को तबेला बना के, अस्तबल बना के, तबेला नहीं अस्तबल बना के, वहाँ पे घोड़े बांधे थे महाराजा रणजीत सिंह ने। उस इलाके को, जो सिख अंपायर की सीट थी, थ्रोन था, कैपिटल थी, राजधानी थी, उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया खालिस्तान के मैप से। अब मैं बात कर रहा हूँ गुरपतवंत की और ये सब तमाम खालिस्तानियों की। उसके अंदर ननकाना साहब नहीं आता, उसके अंदर पंजा साहब नहीं आता, उसके अंदर करतारपुर साहब नहीं आता, उसके अंदर तमाम हिस्टोरिकल सिख इलाके जो हैं, जो गुरु नानक साहब की जन्मभूमि है, वो नहीं आती। जो महाराजा रणजीत सिंह की थ्रोन है, उनकी कर्मभूमि है लाहौर, वो नहीं आती। तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मात्र भर है।
और अगर आपने कनाडा में जनमत संग्रह कराना है, अगर आपने रेफरेंडम कराना है, तो क्यूबेक वाला कराओ ना। क्यूबेक तो चाहता है ना कनाडा से आज़ाद होना, तो क्यूबेक का करा के उसको आज़ाद कर दो। और अगर आपने खालिस्तान कनाडा में बनाना है, तो आप ट्रूडो को बोलो कि ये इलाका जो है इसको आप आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दीजिए, वहाँ पे झंडा लगाओ, नाचो, कौन रोक रहा है? नोबडी स्टॉप्स यू। बट क्या है कि जो एक लार्जर एंटी इंडिया इकोसिस्टम है ग्लोबली जो एग्जिस्ट करता है, ये लोग उसका हिस्सा हैं। चाहे वो उसका नाम ले लीजिए, सोरोस हो गया, चाहे वो चीन हो गया, चाहे CIA हो गई, चाहे फाइव आइज हो गई, चाहे ISI हो गया, ये तमाम लोग जो है ना वो भारत को तोड़ने की, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, और 75 साल से लगातार नाकाम हो रहे हैं। और वो नाकामयाबी का उनके जो सबब है, देखिए उसमें एक नुक्ता जो है जोड़ लेना चाहिए कि वो जो अक्साई चिन्ह है और जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान है, उन्होंने उस वक़्त की फॉल्टी पॉलिसीज़ के कारण, उस वक़्त की कमज़ोर नेतृत्व के कारण अपने आप को ये महसूस किया कि हम भारत को तोड़ सकते हैं, इतना हमने कर लिया, हम और भी कर सकते हैं। ये पहली बार पलट के भारत ने कहा कि हम ये भी लेंगे, चाहे वो अक्साई चिन्ह हो, चाहे वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान हो। तो ये ऐसी मजबूत लीडरशिप, ऐसा मजबूत नेतृत्व भारत को आज से 70 साल पहले मिलता तो भारत बहुत डिफरेंट पोजीशन में होता। और अगर उस वक़्त के जो हमारे लीडर हैं वो अंग्रेज़ों के साथ ना मिले होते, उनकी मिली भगत ना होती, तो भारत का नक्शा भी आज अलग होता। सबसे थोड़ा सामाजिक उस पर आ जाते हैं। जिस तरीके से सामाजिक चेंज देखिए, शाहीन बाग होता है तो चर्चा का विषय आ जाता है, एक टर्म आता है मुस्लिम सिख ब्रदरहुड का, और उसके बाद चीज़ें बदलती हैं कि हिंदू और सिख अलग अलग हैं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और मुस्लिम सिख ब्रदरहुड की बातें होती हैं। और एक टर्म और आता है अब्राहमिक सिखिज़म की तरफ। ये तीन जो चर्चाएं हैं, इस पे आपका क्या मतलब है? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ब्रदरहुड की बात होती है तो सबसे चिंता का विषय जो है वो ग्लोबली, ना केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए जो एक आप कह लिए दायरा है मुस्लिम ब्रदरहुड, उनके जो डिज़ाइंस हैं या जो उनकी नीयत है वो बड़ी ख़तरनाक है। और इसके ऊपर विचार करने की बात ये भी है कि ना सिर्फ K2 की बात करें आप कश्मीर और खालिस्तान की भारत के दृष्टिकोण से, पर आप ये भी देखिए कि एक K2K प्रोजेक्ट भी है, कोर टू खान का प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारी सिख बच्चियों का धर्मांतरण करने का एक प्रयास है। तो सामाजिक तौर पे ये अगर कोई भ्रम फैलाता है या अगर ये कोई नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करता है कि ब्रदरहुड जो है वो बड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने, पहली पातशाही ने जब अपना मैसेज दिया तो एक हाथ उनके भाई बालाजी हुंदे सीगे, दूसरी तरफ उनके भाई मर्दाना जी होते थे। और जब वो अपने उदासियों के दौरान काबा गए तो जो हेड काजी हैं काबा के रुकनुद्दीन, तो रुकनुद्दीन जो है वो उनसे प्रभावित हुए, उनकी 3 दिन उनके साथ विचार विमर्श हुआ, कोई 350 सवाल जो हैं सवाल जवाब हुए आपस में। तो वो गुरु नानक साहब से प्रभावित होके उन्होंने गुरु नानक साहब को अपना गुरु मान लिया और ये कहा कि भाई अगर कोई सच्चा गुरु है तो ये गुरु नानक है। उसके बाद जो हेड काजी हैं काबा के, उनका क्या हुआ उनका मैं बताता हूँ। उनके ऊपर कुल 7 फतवे जारी किए गए। पहला फतवा ये था कि रुकनुद्दीन जो है या काफिर है, काफिर हो गया, और रुकनुद्दीन के परिवार को देश निकाला दिया जाता है और रुकनुद्दीन की परिवार की सब जायदाद और संपत्ति चल अचल जब्त की जाती है। रुकनुद्दीन को 11 दिन तक एक बक्से में बंद रखा जाता है। रुकनुद्दीन को उल्टा लटका के रेत के अंदर दबा के उनको पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाता है। ये फतवे जारी हुए थे। तो अगर कोई ये कहता है कि ब्रदरहुड है, देखिए मैं सब मानस की एक जात पहचान वो, ये गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, तो उसके ऊपर तो मैं 100% यकीन रखता हूँ, विश्वास अकीदा रखता हूँ। पर क्या यही सिद्धांत दूसरी तरफ से देखने वाले लोग जो रुकनुद्दीन के साथ कर सकते हैं, अपने काबा के हेड काजी के साथ कर सकते हैं? तो वक्त आने पे अलतकिया प्रयोग करके आपका क्या करेंगे? और जो एक
आप ये मान के चलिए कि ख़ास तौर पे वेस्ट में जो चल रहा है K2K प्रोजेक्ट, कोर2 खान, आप अपनी बच्चियों को अपना भविष्य बचाने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए निसंदेह कि सब एक जैसे नहीं है, पर निसंदेह सब ठीक भी नहीं है। और अब आगे दूसरी बात कि हिंदू और सिख का जो आपने मसला उठाया, अलग अलग तो आप अगर 1699 में जाएं तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। सिक्खी जो है वो पहली जोत गुरु नानक पातशाह से चली आ रही है, और गुरु नानक पातशाह ने जब वचन किए, खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, एड्डी मार पई कुरलाने तय की दर्द नहीं आया, तो वो किस तरफ इशारा था? तो बाबर को जाबर कहा, और औरंगज़ेब को जब आखिर में गुरु गोबिंद पातशाह ने ज़फ़रनामा लिख के जब वो भेजा उसकी तरफ, तो वो ज़फ़रनामा पढ़ने के बाद दोबारा उठ नहीं पाया। तो इतिहास में अगर आप झांक के देखेंगे तो जहाँ सब मानस की एक जात पहचान वो की बात होती है, तो वहाँ पे ये दूसरी बातें भी होती हैं। और एक फैक्ट और मैं बता दूं कि 1699 की बैसाखी वाले दिन जब खालसा पंथ की सार्वजना हुई, स्थापना हुई, जिसको हम आज भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन जो जिन्होंने खालसा पंथ को, अब मैं जिन सिखों ने खालसा पंथ को एम्ब्रेस किया या खालसा पंथ को अपनाया, वो सब जो है हमारे हिंदू भाई थे। और जिन्होंने सिक्खी से प्रभावित होकर गुरु नानक साहब को अपना गुरु माना, या उनके अंदर विश्वास, अकीदा, भरोसा, यकीन जताया, उनको पत्थर मार मार के मार दिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उनके बच्चों को, उनके परिवार को देश निकाला दे दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं भूली जा सकती। और जो सिक्खी की जोत चली, खालसा पंथ के अंदर भी जो लोग आए, जो सिंह सजे, वो सब हिंदू परिवारों से आए। बहुत रेयर आपको कोई ऐसा मिल सकता है कि जहाँ पे आप कह दें कि भाई मर्दाने वर्गा कोई है या रुकनुद्दीन वर्गा कोई है। होंगे, निश्चित रूप से, निसंदेह होंगे। तो ये भी बात इस सांस में कह देनी लाजमी है कि दरबार साहब के जब नींव पत्थर रखा गया, तो वो भी एक फ़कीर थे, मुस्लिम फ़कीर, उनके हाथों से रखाया गया। तो ये इस बात के अंदर कोई संदेह नहीं है। पर जब आप इसको एज अ प्लान देखते हो, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लान है, तो आपको ये भी चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि भारत के ऊपर जो अगला गज़वे हिंद है या अगला इन्वेजन है वो कहाँ से आएगा। आपने चंगेज़ खान तो देख लिया मंगोलिया से, आपने तमाम खुरसान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, अरब से आते हुए आपने आक्रांता देख लिए। अब आपको ये सोचना है कि अगला आक्रमण जो भारत के ऊपर होगा या जो प्लान किया जा रहा है वो कहाँ से आएगा और उसको आपने कैसे हैंडल टैकल करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो लोग ये कहते हैं कि सिक्खी और सनातन में बहुत भेद है, मेरे को ऐसे लोगों की सोच पे तरस आता है। क्योंकि सनातन एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष में से जैन मत भी आता है, उस वट वृक्ष में से बौद्ध मत भी आता है, उस वट वृक्ष में से जो हिंदू सनातनी मत है वो भी आता है, उस वट वृक्ष में से सिक्खी भी आती है, उस वट वृक्ष का हिस्सा वो लोग भी हैं जो नास्तिक हैं, वो लोग भी हैं जो अपने आप को धर्म से अलग मान के चलते हैं। तो एक इतना बड़ा दायरा, इतना बड़ा वृक्ष जिसकी शाखाएं अनेक हैं, वो आप ये कह दीजिए कि जो एक शाखा है उस वट वृक्ष की वो दूसरी शाखा से भिन्न है। जड़ें तो वही हैं, जड़ें तो सनातन भी हैं सिक्खी की, इसके अंदर क्या संदेह है। और अगर आपको संदेह हो तो आप सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का अध्ययन कर लीजिए। उसमें हरि का, राम का, कृष्ण का कितनी बार नाम आता है, आप अध्ययन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और वहीं ये बात कहनी लाजमी है कि खुदा और अल्लाह का नाम भी आता है, पर संदर्भ देखने के है ना। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। तो ये जो रेफरेंसेस आते हैं और उसके अंदर भट्टों की बाणी है, भक्तों की बाणी है, फ़कीरों की बाणी है, गुरु साहिबान की बाणी है और गुरसिखों की बाणी है। तो अध्ययन कर लो
जब आप अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं, पढ़ने का अगर आपके अंदर कैलिबर नहीं है, समझने का कैलिबर नहीं, तो आप ऐसी बातें करोगे, स्वाभाविक है। पर जब आप गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का अध्ययन कर लोगे तो आपके लिए ये बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या भिन्न है और क्या एक है। अब ये भी आता है कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, तो बात वहाँ पे किसी और संदर्भ में की जा रही है, संदर्भ में नहीं की जा रही। और है भी तो अब्राहमिक सिख करके, तो मैं समझता हूँ कि बीमारी तो ज़रूर हो सकती है पर धर्म नहीं हो सकता, विचार नहीं हो सकता, सोच नहीं हो सकता। गुरुद्वारे प्रभावित हो रहे हैं इससे, गुरुद्वारे उसके कब्जे में आ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं। जब आपने शब्द कब्जा ही वर्त लिया, जब आपने ये शब्द ही प्रयोग कर लिया, तो कब्जा तो अनधिकृत हो ही सकता है, नाजायज हो ही सकता है। वो तो हम अभी थोड़ी देर पहले पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। कब्जा तो कहीं भी हो सकता है, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पर जो लोग सिक्खी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी भावना जुड़ी हुई है, उनको ब्रेन वॉश करने का प्रयास तो किया जा सकता है। पर आप सिक्खी की सोच पे पहरा देने वालों को आप कभी ये नहीं कह सकते कि भाई हिंदू जो है तुम्हारे दुश्मन है, और आप उनसे ये बात एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से जो इस देश का विभाजन चाहते हैं या इस देश को, इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग ऐसा प्रचार ज़रूर करते हैं। पर जब तक हम आप जैसे लोग जीवित हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक हम बोल रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं, तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर, एक सवाल और उठता है, जब 2008 में जो ताज में हमला होता है, उसके बाद एक टर्म निकल कर आता है हिंदू आतंकवाद वाला, और उसके बाद चीज़ें होती हैं कि इस्लामिक टेररिज्म के पर्याय एक शब्द गढ़ा जाता है हिंदू आतंकवाद का, और उसी तरीके का पर्याय अब सिख समाज के लिए सिख आतंकवाद का जो टर्म चलता है, तो क्या एक पर्यायवाची शब्द बनाने का प्रयास हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे इस्लाम का पर्याय, की सिर्फ इस्लाम में आतंकवाद नहीं होता, दुनिया में और भी धर्म हैं जिनमें आतंकवाद होता है, और उसमें सिख समाज जो है वो सबसे ज़्यादा टारगेट में है। देखो, पहले तो अपन ये समझ लें कि इन दी ग्रैंड प्लानिंग ऑफ थिंग्स, उसके अंदर ये भी एक प्लान है कि सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कई बार लाने का, इनके ऊपर डिस्कस करने का प्रयास हुआ है। इस्लामिक टेररिज्म को दुनिया कबूल करती है कि इस्लामिक टेररिज्म एग्जिस्ट करता है। क्या हर एक मुसलमान दुनिया का आतंकवादी है? बिल्कुल नहीं। क्या हर एक हिंदू जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो पीसफुल है? मे बी नॉट। सच्चाई ये है कि अगर आप ये कहें कि हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई है, आप एक नाम नहीं बता पाओगे। अगर आपके जहन में तो बता दो। क्या आपके मन में उग्र विचार आते हैं? बिल्कुल आते हैं, सोच सकते हैं। क्यों? 800 साल के संघर्ष के बाद, मैं गुलामी बिल्कुल नहीं कहूँगा, भारत कभी भी जिस रूप में आप देखते हैं, अखंड भारत को भी अगर आप पूरे संपूर्ण रूप में देख लीजिए, तो भारत कभी भी पूर्ण रूप से गुलाम नहीं रहा। 800 साल का संघर्ष रहा है। संघर्ष के बाद मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मंदिर थे वहाँ मस्जिद बना दिए गए, जिन शहरों के नाम कुछ और थे उनके नाम बदल दिए गए। कल्चरल इन्वेजन, सामाजिक, धार्मिक और फिजिकल इन्वेजन, हर प्रकार की प्रताड़ना हुई है। और 800 साल के संघर्ष के बाद भी अगर आप ये पाएं कि कहीं ना कहीं आपको दोबारा आतंकवादी का टैग दिया जा रहा है या आतंकवादी कहने का प्रयास किया जा रहा है, या एक कॉन्स्पिरेसी गढ़ी जा रही है कि जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग आते हैं जो हाथ में कलावा बांध लेते हैं, मौली बांध लेते हैं, और वो अपने पास फेक आईडी कार्ड्स रखते हैं। वो कसब जो है, अगर वो कसाब अजमल कसाब अगर वो ज़िंदा ना पकड़ा जाता, जो तुकाराम उमले हैं, अगर वो उसको ना ज़िंदा पकड़ते, तो शायद ये जो हिंदू आतंकवाद का या सैफरन टेररिज्म का टर्म है, उसके ऊपर ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो भारत का जो तीसरा फ्रंट है समेत उनके, उसको इंड्रोस करता, उसके ऊपर प्रचार करता और बार बार कहता संघ जो है वो आतंकवादी है। चाहे आप कर्नल पुरोहित की बात कर लीजिए, चाहे आप साध्वी प्रज्ञा की बात कर लीजिए, हर किस्म से हर वो प्रपंच, हर वो साजिश, हर वो षड्यंत्र रचा गया जिसमें ये प्रयास किया गया कि आप उस समाज के अंदर एक हीन भावना पैदा करने का प्रयास करें। जैसे हम
लाक्षागृह की जो हम इंसिडेंट सुनते हैं कि अंदर ही जला के मार दिया जाए, तो भारत के अंदर ही भारतीय समाज को तोड़ के अंदर ही ख़त्म करने का जो प्रयास, भारत को लाक्षागृह बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके अंदर इनको सफलता नहीं प्राप्त हुई और आगे भी नहीं होगी, ऐसी हमारी कामना है। लोग जागे रहेंगे, लोग इस चीज़ को लेकर सचेत रहेंगे। आगे बात सिक्खी की, सिखों को बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जो खुद लेफ्ट अलाइंड है, जो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ लगे हुए हैं, जो मैस्करेड करते हैं अपने आप को अल्ट्रा राइट विंग के रूप में, वो है एक्चुअली लेफ्टिस्ट। वो सिखों को हिंदू समाज से तोड़ने के लिए हिंदू समाज के नाम लेके हिंदू आइडेंटिटीज़ क्रिएट करके सिखों को दिन रात गालियां देते हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, जो या तो क्लब हाउस पे या ट्विटर स्पेसेस पे या सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से दिन रात सिखों को गाली देते हैं। जबकि एक सच्चाई ये है कि सबसे मॉडर्न अगर कोई धर्म है, कोई मत है, कोई पंथ है, कोई विचार है, कोई सोच है, तो वो सिक्खी की है। और जितना टॉलरेंस सिखों के अंदर है या जितना पराक्रम और शूरवीरता सिखों के अंदर है, जैसे हमने पंजाब के विषय में डिस्कस किया था, वही चीज़ अप्लाई होती है कि किसी तरीके से आप हिंदुओं के अंदर सिखों के विरोध में एक भावना पैदा कीजिए और आप सिखों के मन में हिंदुओं के विरोध में एक भावना पैदा कीजिए। ये एक निरंतर प्रयास चल रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी नफेरियस डिज़ाइन। ये बहुत खतरनाक जो एक षड्यंत्र है, उसका हिस्सा है। बाकी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बहुत से जो हमारे सिख भाई हैं, ख़ास तौर पे जो पश्चिमी देशों में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत भटक चुके हैं। बहुत उनके जो लीडर आगू रहे हैं, यानी कि जो लीड करते रहे हैं, उन्होंने निजी मफाद के लिए, अपने निजी बेनिफिट्स के लिए, हितों के लिए, फ़ायदों के लिए उन्होंने सिक्खी को डिरेल किया। और मैं एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जितेंद्र जोड़ना चाहता हूँ कि भारत में और भारत के बाहर सिख होने के नाते एक भारतीय राष्ट्रवादी होना, प्रो इंडिया, प्रो भारत, प्रो कल्चर होना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं समझता हूँ कनाडा जैसे मुल्कों में और भी डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे अगर आप एंटी इंडिया हैं, अगर आप मोदी को गाली दे रहे हैं, अगर आप भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप भारत को बैल्कनाइज करने की बात कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं खालिस्तान बनना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए भारत के आपका महाराष्ट्र आज़ाद होना चाहिए, आपका बंगाल आज़ाद होना चाहिए, आप पूर्वोत्तर टूट जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया सरजिल इमाम के किस्से में, उन लोगों के लिए सर्वाइवल, उन लोगों के लिए फंडिंग, उन लोगों के लिए जो लाउड माउथ्स हैं, उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। बाहें फैलाए हुए हैं, पैसा भी, 3W, सब कुछ अवेलेबल है उनके लिए, तमाम चीज़ें उनके लिए हाजिर हैं। और हम जैसे लोग, चाहे हम भारत के अंदर हो, सामाजिक रूप से भारत में परिस्थिति बेहतर है, जो हमारी जैसी सोच के लोग भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए कठिनाइयाँ हैं। यहाँ तक कि मेरे को खुद कई दफ़ा, एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार जान से मारने की धमकी आई है। मेरे बच्चों की तस्वीरें मुझे भेज देते हैं कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारा ये है, हम ये कर देंगे। तो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। अपने देश में रह के अपने देश की बात करना, अपने देश के हित की बात करना, राष्ट्रवादी होना कठिन है। और वो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू समाज से या मुस्लिम समाज से वो धमकियाँ आ रही हैं। अपने ही लोग जो आपसे इत्तेफाक, आपसे सहमत नहीं है, आपकी बातों से इखलाक नहीं रखते हैं, वो आपको धमकी देते हैं कि तू सिख हो गए हिजी गल करना है, हाउ डेयर यू, तू कि मैं ये कहता। भाई मेरा विचार है, मैं आज़ाद मुल्क में रहता हूँ, आज़ाद देश में रहता हूँ, मैं तुम्हारे, हाँ मैं हमेशा सब, बल्कि एक मैंने उदाहरण दिया रुकनुद्दीन का, तो गोरखमता की बात कर लेते हैं। जब गोरखमता में महंत मच्छिंद्र नाथ जी के पास गुरु नानक साहब गए, वहाँ पे उनका आपस में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और इतिहास इस बात का गवाह है कि गोरख मता का नाम आज नानक मता के नाम से जाना जाता है कि विचारों से अगर आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं, अगर आपकी बात में सच्चाई है, तथ्य हैं,
तो दुनिया आपसे प्रभावित होगी। और अगर आपकी बातों में सच्चाई नहीं है तो आपके खुद के आपसे प्रभावित नहीं होंगे। आपको जब आप लॉजिक में, रीजनिंग में या तर्क में आप हार जाते हैं तो फिर आप धमकाने का काम करते हैं। तो ये जो धमकियां आती हैं, आप कुतर्क करते हैं, आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास फैक्ट्स आपके हक में नहीं है, आप रियल नहीं है, आप झूठे हैं। तो जब झूठा हारता है तो फिर वो वार कर